Hey everyone, this is चांदनी दिनानी welcoming you to Magnet Brains और अब हम डिस्कस करने वाले हैं different NCERT questions which have been asked in your chapter number 3 titled as The Midnight Visitor. Now before we move into the questions, let's just discuss about the complete chapter कि क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है while answering any kind of question related to this chapter. तो first of all आपको तीनों characters के बारे में पता होना चाहिए. The main character is Ausable, who is a secret agent, a fat fellow, not properly dressed, but a successful secret agent because he is very clever and smart. The second character is a young writer, a young romantic writer instead, who is Fowler, और वो जो है Ausable के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं maybe to get the ideas of how to write another story. Now Fowler is definitely disappointed with Ausable. क्यों? Because Ausable does not fit into the description of the normal conventional notion of a secret agent. जैसे कि हम आज तक पढ़ते आए हैं उससे बिल्कुल opposite सा appearance है किसका? Ausable का. The third character is Max, who is another secret agent, looks like a secret agent, बिल्कुल slender, well built body है, and he has a gun in his hand. जैसे कि Fowler expect कर रहे थे किसी secret agent को. The same way Max looks like a secret agent, but he is very overconfident and he is foolish instead we should say, because वो अपना दिमाग use नहीं करते and he just keeps on believing the stories जो Ausable उनको बताता है. Now definitely Max जो है वो इस तरीके से एक पास की या मास्टर की से एंटर करते हैं Ausable के रूम में, तो we expect और anybody would expect the Max जो है उसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो होगा इन इस फील्ड, राइट? तो he would not believe anybody easily, but इंस्टेड वो क्या करते भाई, वो तो बिलीव करते जाते हैं द स्टोरी ऑफ पुलिस, द स्टोरी ऑफ बालकनी. एंड चलो पुलिस की बात तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ही कैन नॉट इवन इंक्वायर और मेक श्योर कि पुलिस है कि नहीं, बट बालकनी ही कुड हैव सीन आउटसाइड द विंडो कि कोई बालकनी है भी या नहीं. बट व्हाट ही डिड वाज, वो जो है कन्विंस्ड हो गए थे. ही फुलिशली केप्ट ऑन बिलीविंग Ausable, who was very cleverly, who was with calm and calmness and composure was going on telling the stories to Max, and Max believed each and everything Ausable told to him. And what happened? He ultimately lost his life. तो पूरे चैप्टर में आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए. द अपीयरेंस किसका भाई? मैक्स का एंड Ausable का. Ausable जहाँ रहते हैं वो होटल के बारे में जो भी चीजें बताई गई हैं वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट. एंड ऑल्सो अबाउट द टू स्टोरीज कि वो दो स्टोरीज कैसे बताई गई थी Ausable के थ्रू. व्हाई दो स्टोरीज वर कन्विंसिंग? बिकॉज ही वॉज टेलिंग द स्टोरीज. Ausable वॉज कन्वेइंग द स्टोरी नॉट जस्ट कि ऐसे फॉर द सेक ऑफ सेइंग. He was looking confident. He had that fake expression on his face जिससे एक convincing सी story deliver हो रही थी to Max and Fowler as well. क्लियर? तो हमें ये सारे इंस्टेंसेस, स्टोरीज किस तरीके से वो कन्विंसिंग थी, किस तरीके का अपीयरेंस था, सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर स्केच ऑफ Ausable एंड मैक्स पता होना चाहिए. क्लियर? नाउ लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको इस चैप्टर में पूछा गया. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, how is Ausable different from other secret agents? Now this is the most common question जो इस चैप्टर से आता है in the form of a short answer type question generally. long answer में भी पूछ सकते हैं, sort of जो parts होते हैं आपके क्वेश्चन में. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज Ausable डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स. तो हमें पता है कि एक अपीयरेंस की बात की गई है कि जनरली सीक्रेट एजेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल वेल बिल्ट होते हैं, स्मार्टली ड्रेस्ड होते हैं, अट्रैक्टिव सी पर्सनालिटी होती है उनकी. बट यहाँ पे जो Ausable है ही इज अ स्लोपी मैन, ही इज अ फैट मैन एंड ही डज नॉट सीम्स टू बी अट्रैक्टिव. सेकेंडली नॉर्मली ये जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं उनको ऐसा देखा गया है कि दे ब्यूटिफुल वुमेन आर अकम्पनिंग देम. दिस इज नॉट व्हाट विच इज हैपनिंग इन द केस ऑफ Ausable. एंड द नेक्स्ट थिंग इज नॉर्मली सीक्रेट एजेंट्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह, बहुत ही इंटरेस्टिंग से रूम्स में स्टे करते हैं. बट Ausable का रूम कैसा है? एक फ्रेंच होटल में है जो कम्प्लीटली डार्क है, पुअरली लिट है, और वहां पर ऐसी फीलिंग आ रही है सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिंग सा माहौल दिख रहा है उस होटल में, और वहां एक छोटे से रूम में Ausable स्टे करते हैं. ना ही Ausable के पास कोई गन है, ना ही उनको देखा जाता है विथ ड्रिंक्स और ड्रग्स. तो ये सारी ही चीजें Ausable की लाइफ से मिसिंग हैं. तो समवेयर Fowler को लगता है कि ही इज डेफिनेटली नॉट फिटिंग इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नॉर्मल सीक्रेट agent. Clear? Now we know what actually we have to mention in this answer. Now let's check the sample answer of this question. So the answer says
Osable is different from other secret agents in many ways. एक बात में नहीं, दो बात में नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें देख के लगता है कि Osable जो है वो सीक्रेट एजेंट्स की तरह दिखता नहीं है. He had a small room in the musty corridor of a gloomy French होटल. तो पहला तो होटल की बात की गई है कि ऑसिबल जिस रूम में स्टे कर रहे थे वो एक छोटा सा रूम है, स्मॉल रूम है, मस्टी कॉरिडोर है, बहुत स्मेलिंग सी एक पैसेज है, कॉरिडोर है, वहां पर उनका रूम है, और जो होटल है वो भी बहुत डार्क है, बहुत ही ग्लूमी है. It was on the 6th and the top floor, and it was scarcely the setting for a romantic adventure. Now we have to keep this in mind. यहाँ romantic का मतलब है एक imaginative setup, यानी कि एक जो fantasy होती है, बहुत ही interesting सी stories जो होती है उन्हें कहेंगे यहाँ पर romantic. Clear? तो यहाँ हमको क्या लग रहा है, यानी फाउलर जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं जो हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा सेटअप होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो है वो कलेक्ट कर पाऊंगा आफ्टर आई मीट ऑसिबल, एंड ऑसिबल वुड हैव दैट पर्सनालिटी, दैट ऑरा ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. ही वॉज अ स्लोपी फैट मैन विद अ वियर्ड एक्सेंट. ही वॉज वेरी फैट, बोला ना, ही वॉज फैट, ही वॉज वेरी फैट, और बहुत पुअरली ड्रेस थे, यानी कि ऐसा कुछ खास ड्रेसअप नहीं था किसका, ऑसिबल का. एंड ही हैड अ काइंड ऑफ अ वियर्ड एक्सेंट. सीक्रेट एजेंट्स का जो टोन ऑफ वॉइस होता है बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही अलग होता है, अट्रैक्टिव सा होता है, बट ऑसिबल का जो है एक बहुत ही वियर्ड सा, अजीब सा एक्सेंट था. He spoke French and German with difficulty and had an American accent. As we are told in the chapter that he could speak French and German passably. यानी कि sort of बोल सकते हो not that good but good enough, कि जितना काम चल जाए, तो उतना फ्रेंच और जर्मन बोल लेते हैं कौन, ऑसिबल, but he has not lost his American accent. Osable did not get messages passed secretly to him by beautiful girls like other secret agents. As we have seen into various movies and we have read in various books कि secret agents को messages pass किए जाते हैं by beautiful ladies, and generally beautiful ladies are accompanying the secret agents. But ना ही इनको कोई message pass हो रहा था, ना ही इनको कोई beautiful ladies accompany कर रही थी. How he got the message was he got only an ordinary call, एक prosac call आता था इनको. Making an appointment in these ways, Osable was different from the conventional notion of a secret agent. यानी जैसे normally messages pass होने चाहिए बिल्कुल secret एक attractive way में, वैसा कुछ नहीं होता था. इनको इनके room में एक normal सा call आता था, appointment fix हो जाती थी, and that's it. तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम बता पा रहे हैं कि how Osable was not fitting into the description जो कि एक normal conventional notion होता है of the secret agents. यानी conventional मतलब जो कि एक मान्यता है, या बोल सकते हैं प्री डिफाइंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, ऑफ अ स्पाई, और वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा था इन केस ऑफ ऑसिबल. क्लियर? तो दिस वाज अ कंप्लीट आंसर जो आपको हर एक पॉइंट मेंशन करना है व्हाइल यू वांट टू डिस्क्राइब दैट ऑसिबल डिड नॉट फिट इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नॉर्मल सीक्रेट एजेंट. क्लियर? ऑलराइट. Next question is, who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? So we know Fowler कौन है, the second character of the story. He is a young romantic writer, और वो जो है ऑसिबल के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं to maybe get an idea of producing a story which is very interesting, which is very thrilling. फिर पूछा है कि what is his first authentic thrill of the day. तो we know while Osable and Fowler were having a discussion about the reports or the papers जो मिलने वाले हैं किसको, Osable को tonight, यानी that night, तो इस वक्त बात करते करते they reach the room of Osable, and when Osable unlocks the door, they enter into the room, they try to close it and switch on the light. तो क्या दिखता है भाई, Fowler को दिखता है and Osable को दिखता है कि there is a man who is a slender man, little less than tall, and he has a gun pointed towards them. तो ये जो पूरा सिनेरियो है, this seems to be what the very first thrill or very first adventurous moment for Fowler. Clear? All right, let's answer this question. Fowler is a young and romantic writer who had come to meet Osable. तो वो कौन है, एक यंग रोमांटिक राइटर. आपको ये कुछ चीजें याद रखनी ही रखनी है, क्यों, बिकॉज व्हेन यू विल गेट सॉर्ट ऑफ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है अबाउट एनी वन ऑफ देम, तो आपको ये वर्ड्स पता होना चाहिए. क्लियर? तो फाउलर के बारे में जो बेसिकली हमें पता है वो ये है कि ही इज यंग एंड ही इज अ रोमांटिक और इमेजिनेटिव राइटर who had come to meet Osable and who is spending time, or who has come to meet Osable, who is a secret agent. His first authentic thrill of the day came when he saw a man in Osible's room pointing a pistol towards him and Osable. हमसे directly पूछा है, it's a short answer, so we'll directly mention it कि
फर्स्ट ऑथेंटिक या फर्स्ट रियल जेन्युइन थ्रिल जो था ऑफ द डे वो फाउलर वाज कि जब वो ही नोटिसेस देयर इज अ मैन जो कि पिस्टल या गन पॉइंट करते हुए उनके सामने खड़ा है. तो दिस इज द डायरेक्ट आंसर विच हैव बीन आस्क्ड. अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है ये तो फिर आपको पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी कि हाउ ही वाज फाउलर वाज डिसअपॉइंटेड, व्हाट ऑसिबल टोल्ड हिम, चीयर अप बिकॉज वी विल सी द पेपर्स जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ एंड वाइल डिस्कसिंग दिस दे रीच द रूम. और फिर जो पूरा सिनेरियो है दैट यू हैव टू मेंशन इन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज हाउ हैज मैक्स गॉटन. वन लाइन आंसर है भाई. मैक्स ने क्या बोला था कि मुझे बालकनी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं एक पास की या जिसे आप कह सकते हो एक मास्टर की के थ्रू आया हूं. तो आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो कि मैक्स गॉट इनटू द रूम ऑफ ऑसिबल बाय यूजिंग अ पास की और अ मास्टर की. क्लियर? सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. Max had got into the room using a pass key or a master key. Very easy, direct question पूछा गया है. So this is the answer. Clear? All right. Next is how does Ausible say he got in? और अब पूछा गया कि Ausible के अकॉर्डिंग यानी कि वो जो स्टोरी थी उसके अकॉर्डिंग कैसे उनको लगता है कि मैक्स एंटर हुए हैं. तो अकॉर्डिंग टू Ausible this was happening for the second time. प्रीवियस मंथ ऑल्सो, लास्ट मंथ ऑल्सो देयर वाज अ पर्सन जो एक बालकनी के थ्रू एंटर हुआ था इनटू ऑसिबल्स रूम. तो ऑसिबल का मानना था कि ये अगेन रिपीट हुआ है एंड मैक्स हैज गॉट इनटू हिज रूम बाय दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी. क्लियर? ऑल राइट. लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. Ausible said that he thought Max had got into the room through the balcony. देखो अगर ये वन लाइनर क्वेश्चन आता है आपको कि डायरेक्टली आपसे पूछा गया है इन वन लाइन तो डेफिनेटली आपको सिर्फ इतना बताना है अकॉर्डिंग टू ऑसिबल मैक्स जो है वो बालकनी के थ्रू एंटर हुए थे इनटू हिज रूम. बट इफ यू गेट जो राइट 2 to 3 लाइन्स फिर आप ये स्टोरी मेंशन कर सकते हो कि he said grimly that it was the second time in a month that somebody had got into his room through that nuisance of a balcony. फिर उनने जो है sort of बोल सकते हो कन्विंसिंग स्टोरी कैसे हुई कि when with that serious expression with grimly जो है ऑसिबल बोलता है कि ये सेकंड टाइम हो रहा है मेरे रूम में कोई बालकनी से एंटर कर रहा है, उस ट्रबल मेकर बालकनी से कोई मेरे रूम में एंटर कर रहा है. तो ये एक स्टोरी जो उन्होंने बता दी, एक सपोर्टिंग फैक्ट दे दिया कि पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हुआ है. वो सीरियसनेस जो फेस पे वो प्रिटेंड कर रहे थे ऑसिबल, वो सारी चीजें जो है स्टोरी को कन्विंसिंग बना रही थी. तो आप ये भी बता सकते हो कि हाउ कन्विंसिंगली ही वाज टेलिंग द स्टोरी कि दिस वाज नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि कोई उनके रूम में थ्रू दैट बालकनी एंटर कर रहा था. इट वाज for the second time that this thing was repeating. Clear? All right. Next is think about it. The very first question. Ausible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. What do secret agents in books and films look like in your opinion? अब यहाँ हमको examples देने हैं कि जनरली हम जो सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जांपल जेम्स बॉन्ड, अ वेरी फेमस सीक्रेट एजेंट. तो यहाँ पर हमें वो सपोर्टिंग फैक्ट्स देने हैं कि हमारे तरीके से या फिर जो हम पढ़ चुके हैं या हमने जो मूवीज देखी हैं उसके अकॉर्डिंग सीक्रेट एजेंट के क्या क्वालिटीज होती हैं and how Ausible was different from those. तो Ausible का जो डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी फर्स्ट आंसर में दे चुके हैं. We have to now give certain examples जहां हम ये बताएंगे कि how different secret agents have been बोल सकते हो projected in front of us in complete journey जो भी हमने अभी तक देखे हैं. Clear? All right, let's answer this question. So secret agents in fiction are projected like perfect men who are tall, dark and handsome. तो आप जब मूवीज देखते हो या आपने कोई भी स्टोरी पढ़ी हो अबाउट एनी सीक्रेट एजेंट तो फिक्शन यानी कि एक जो रियलिटी नहीं है, सॉर्ट ऑफ इमेजिनेटरी जो वर्ल्ड होता है उसकी बात हो रही है. तो फिक्शन में फैंटेसी मूवीज में या फिर बुक्स में हमें जो है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक सीक्रेट एजेंट बहुत ही अट्रैक्टिव सा पर्सन होता है, टॉल होता है, डार्क होता है और हैंडसम होता है. They are well built and have beautiful women accompanying them. They have proper well built body. They are neither very fat nor they are very thin. They are like the perfect men, right? तो वो जो है उनकी बॉडी बहुत ही well built होती है and generally there are women accompany them. They would smoke a pipe like Sherlock Holmes. अगर आपने Sherlock Holmes की बुक पढ़ी हो तो उसमें पता होगा आपको कि Sherlock Holmes is a very very famous detective and he used to smoke a pipe.
और अ सिगार एंड एग्जीक्यूट डेथ डिफाइंग स्टंट्स लाइक जेम्स बॉन्ड। या फिर आपने जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी हो तो उसमें ऐसे बहुत स्टंट्स दिखाए जाते हैं, जैसे डेथ डिफाइंग यानी कि सॉर्ट ऑफ जानलेवा बिल्कुल स्टंट्स दिखाए जाते हैं, बहुत डेंजरस से स्टंट्स दिखाए जाते हैं। तो दीज टू थिंग्स आर कि वो स्मोक करते हैं, विमेन अकम्पनी करते हैं उनको, या फिर वो ऐसे स्टंट्स की करते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं, डेथ डिफाइंग होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको दिखती हैं या हमने पढ़ा है कि बेसिकली सीक्रेट एजेंट्स के साथ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े होते हैं। Movies based on James Bond show high-tech gadgets which help them to catch the criminals. इनके पास क्या होता है, सॉर्ट ऑफ एक एग्जांपल दे दिया है कि जेम्स बॉन्ड की मूवी अगर आप देखें तो इनके पास हाई टेक यानी हाई टेक्नोलॉजी के गैजेट्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो अपने एनिमीज को, क्रिमिनल्स को ढूंढ पाते हैं. However, there are some exceptions to this appearance of a secret agent also. But there is one exception to this कि जो थोड़े different से secret agent भी project किए गए हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. तो these are certain supportive examples जो बताते हैं कि how secret agents की एक image बनी हुई है हमारे दिमाग में, या फिर आप फाउलर की भी बात कर सकते हैं कि फाउलर के दिमाग में भी ये सारी चीज़ें थी कि जब वो ऑसिबल से मिलेंगे तो ये कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो उनको डेफिनेटली दिखेंगे. नाउ लेट्स रीड अबाउट दैट वन एक्सेप्शन, which is a character named Feluda was created by Satyajit रे, द फेमस द बंगाली फिल्म मेकर. तो बहुत ही फेमस बंगाली फिल्म मेकर है सत्यजीत रे, आई थिंक सभी ने सुना इनका नाम. तो उन्होंने एक सीक्रेट एजेंट को प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम था फेल्यूडा. Feluda was a tall and charming secret agent who had super observation skills. और उनके बारे में क्या बात थी कि वो बिल्कुल ऑब्वियसली एक चार्मिंग से, टॉल से सीक्रेट एजेंट थे, बट उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी जो उसमें बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट की गई थी कि दोज ऑब्जर्वेशन स्किल्स वर समवेयर मेकिंग देम, बोल सकते हो मेकिंग हिम अ सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट. क्लियर? तो दिस वॉज वन कैरेक्टरिस्टिक जो थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी एक्सेप्शनल थी, जो सत्यजीत रे ने प्रोजेक्ट की थी बाय द कैरेक्टर फेल्यूडा. क्लियर? ऑल राइट. Next is, how does Ossible manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? Look back at his detailed description of it. What makes it a convincing story? यानी बालकनी की स्टोरी आपको प्रॉपरली बतानी है. किस तरीके से ऑसिबल ने इसे तक कन्विंसिंग कैसे बनाया. तो जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस थे, वो जो ग्रिमली बिल्कुल बोला है, या जो सीरियसनेस थी, द वे ही वॉज नॉट मेकिंग मैक्स बिलीव कि वो मजाक कर रहे हैं, राइट? तो उन्होंने प्रॉपरली वो अपना बिल्कुल काम कंपोजर मेंटेन करके रखा था. ही केप्ट हिज कूल एंड ही वाज नॉर्मली टेलिंग द स्टोरी जैसे कोई भी कन्विंस हो जाए. ही वाज नॉट ट्राइंग टू गो ओवर द टॉप. ना तो वो ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे थे, ना ही वो बिल्कुल नॉर्मली कैजुअली बोल रहे थे. He had that facial expression कि जिससे पता चल रहा था कि he is very irritated and annoyed कि फिर से कोई बालकनी के थ्रू उनके घर में एंटर हो गया. एंड ऑल्सो जिस तरीके से उन्होंने एक एक मैप ही बता दिया कि कैसे बालकनी उनके रूम विंडो के नीचे तक एक्सटेंड होती है, वो किस रूम की पार्ट थी, कैसे उसमें एंटर किया जा सकता है. हर एक चीज़ जो उन्होंने इंटेलिजेंटली बताई ऑसिबल ने, वो जो है इसको कन्विंसिंग स्टोरी बनाते हैं. क्लियर? सो लेट्स राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑसिबल क्रिएट्स अ डिस्क्रिप्शन of how his room was a part of a bigger apartment and how the living room had a direct connection with a balcony. क्या लिखा है यहाँ पर कि ऑसिबल जो है एक पूरा बालकनी का डिस्क्रिप्शन एक क्रिएट करते हैं, बताते हैं, अ पार्ट ऑफ अ बिगर अपार्टमेंट, कि कैसे ये पूरे बिगर अपार्टमेंट का या बिगर यूनिट का, जैसे बोला गया है चैप्टर में कि ये जो बालकनी है उसका पार्ट थी. एंड हाउ द लिविंग रूम हैड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद अ बालकनी. फिर पूरे चैप्टर में बताया ना कि देयर इज अ डोर, उस डोर के उधर जो रूम है दैट यूज टू बी द लिविंग रूम ऑफ दैट रूम. ठीक है? तो वहां की विंडो के नीचे जो बालकनी थी दैट एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द विंडो ऑफ ऑसिबल्स रूम. He also told that somebody broke into his office through that balcony and this made it a convincing story. और फिर वो ये भी बताते हैं कि कोई उस बालकनी से मेरे रूम में, ऑफिस मत लिखो, रूम लिखो, बिकॉज दैट हैज बीन मेंशन्ड इन योर चैप्टर, कि कैसे उनके रूम में उस बालकनी से लास्ट मंथ भी कोई एंटर हुआ था. अब देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी अगर लॉन्ग आंसर लिखते हैं या हम ऐसे लिखते हैं तो हमको जनरली बताया जाता है कि अगर आप फैक्ट्स दे दो, आप स्टैटिस्टिक्स दे दो, आप अगर कोई सपोर्टिंग एग्जाम्पल दे दो, तो फिर आपका ऐसे जो है वो और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, आपके आंसर्स और ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हैं, राइट? सेम वे जब ऑसिबल ने ये एग्जाम्पल दिया मैक्स को कि लास्ट मंथ भी कोई उनकी बालकनी
बालकनी से रूम में एंटर हो गया था, तो वो क्या कर रहा था, वो एक कन्विंसिंग फैक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, एक सपोर्ट कर रहा था टू ऑसिबल स्टोरी कि हाँ डेफिनेटली ये पहली बार नहीं है, पहले भी कोई उसके रूम में एंटर हो चुका है। तो ये एक जो एग्जाम्पल दिया ना कि लास्ट मंथ भी पहले कोई आया था, दिस वॉज ऑल्सो मेकिंग दिस स्टोरी अ लिटिल कन्विंसिंग। क्लियर? ऑलराइट। Ossible's quick wit and calm composure in such a tensed situation made it a more convincing story for Max to believe in. Definitely, Ossible was not carrying any weapon or a gun or a pistol, right? तो जब उनके सामने एक गन लेकर somebody is standing, his enemy is standing और उसको भी वही पेपर्स चाहिए, तो कोई भी होगा इस सिचुएशन में, दैट पर्सन वुड बी नर्वस, राइट? वो पर्सन डर जाएगा, दैट पर्सन वुड गेट इंटिमिडेटेड कि नहीं अब तो कुछ गलत होगा, राइट? बट जिस तरीके से ऑसिबल ने इस सिचुएशन में अपना काम, अपना कंपोजर मेंटेन रखा, जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया, स्मार्टली एक स्टोरी कुकअप की, तो उससे क्या लग रहा था मैक्स को कि डेफिनेटली ये स्टोरी सच है, राइट? या तो वो इतने स्मार्ट होता मैक्स कि ही कुड हैव थॉट फॉर वंस इवन कि ये पर्सन एक सीक्रेट एजेंट है जैसे मैं हूँ, तो हो सकता है कि वो स्टोरी कुकअप कर रहा है। बट मैक्स वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट इनफ और नॉट स्मार्ट एज कम्पेयर टू ऑसिबल, तो उसने क्या बिलीव किया कि हाँ ये स्टोरी जो है वो रियल होगी और इसीलिए वो कन्विंसिंग साउंड कर रही थी। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज looking back at the story, when do you think Ossible thought up his plan for getting rid of Max? Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning? Or did he make up a plan taking advantage of events as they happen? तो बेसिकली हमको ये पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि कब ऑसिबल के दिमाग में ये पूरी प्लानिंग आई होगी? क्या पहले से ही प्री प्लान्ड थे ऑसिबल कि मैक्स आएगा मुझे ये स्टोरी सुनानी है, या फिर ऑसिबल वॉज स्मार्ट इनफ टू क्रिएट और इन्वेंट स्टोरी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, यानी कि जब वो सिचुएशंस उनके सामने आती जा रही थी कि एकदम से मैक्स का आना कि हाँ भाई ये बालकनी से एंटर हुआ होगा, सेकेंडली डोर पे एकदम से नॉक कर रहा है कोई, तो उन्होंने सोचा चलो पुलिस की स्टोरी कुकअप कर लेता हूँ। तो क्या लगता है कि वो पहले से ही प्री प्लान थे या फिर उन्होंने उसी वक्त उन स्टोरीज को इन्वेंट किया? नाउ लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। No, I don't think that Ossible had worked out his plan in detail earlier. देखो what पॉइंट ऑफ व्यू जो है बहुत ज़्यादा लोगों का यही होगा कि हमें नहीं लगता कि पहले से ही दिमाग में होगा, तो वील गिव द सपोर्टिंग पॉइंट्स। इफ़ यू थिंक कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो पहले से ही प्री प्लान्ड थे कि मुझे ये स्टोरी सुनानी है मैक्स को, तो फिर आपके पास वो सपोर्टिंग पॉइंट्स होने चाहिए फ्रॉम द चैप्टर। क्लियर? सो लेट्स रीड दिस पॉइंट ऑफ व्यू। He took advantage of events as they happened. He remained calm and composed and made up a story of the balcony outside the room as there was a knock at the door to convince Max into believing him. तो definitely हमें नहीं लगता कि उनको पहले से ये सब चीज़ें पता होंगी। देखो फॉर एग्जाम्पल मैक्स जो है अगर रूम में आने ही वाला है, ये चीज़ ऑसिबल को पहले ही पता होती तो ऑसिबल कुड हैव चेंज्ड हिज प्लान। वो कहीं और अपॉइंटमेंट रख सकते थे, वो किस तरीके से अगर वो इतने स्मार्ट थे ऑलरेडी स्टोरीज कुकअप करने में, तो वो कोई और प्लान भी तो फॉर्म कर सकते थे, राइट? बट यहाँ पर ये सब एकदम से हुआ है। इट वॉज अ सडन थिंग विच वॉज हैपनिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि ये मैक्स का एंटर होना इन टू देयर रूम वॉज समथिंग डेफिनेटली ऑसिबल वॉज नॉट नोइंग अबाउट और ऑसिबल वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्लियर? इसीलिए जो कुछ भी स्टोरीज हैं जो भी हैं वो ऑसिबल ने उसी वक्त बताई हैं और उन्होंने जो भी इवेंट्स हुए उस वक्त उसका एक तरीके से एडवांटेज लिया है। Max into believing him. He said that it would be the police at the door as he had called the police to check on him and make sure that everything was all right. देखो ऑलरेडी ऑसिबल को पता था कि उन्होंने वेटर को बुलाया है, राइट, विद द ड्रिंक्स। तो यहाँ पर जैसे ही नॉक होता है डोर पे, वो नॉक करने लगते हैं, तो ऑसिबल ने उसी चीज़ का एडवांटेज लिया एंड ही फॉर्म्ड अ स्टोरी अबाउट द पुलिस। ही न्यू कि मैक्स जो है वो किसी से नहीं डरने वाला, वो सिर्फ पुलिस से डरेगा, राइट? तो ये जो स्टोरी थी वो उसी वक्त कुकअप की थी किसने? Ossible ने। He was definitely not pre-planned. He had this story cooked up at that particular moment of time. All these made Max desperate and restless, and without checking outside, he jumped out of the window. And these things, forced Max to jump out of the window. और ये सब चीज़ें जो है वो support में जा रही थी. The situation was turned into the support of Ossible by himself. That he made, Max. He forced Max by his stories to just jump out of the विंडो। और एक बार भी मैक्स ने नहीं सोचा कि मैं चेक कर लूँ कि बालकनी है कि नहीं, बिकॉज ही वॉज सो नर्वस। और ये सब हुआ कैसे? इट वॉज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ ऑसिबल। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज टॉक अबाउट इट।
In this story, Oswald shows great presence of mind or the ability to think quickly and act calmly and wisely in a situation of danger and surprise. See, before we answer this question, एक चीज़ है जो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे intelligently use कर सकते हो, वो है कि जब ये जो lines हैं, presence of mind or ability to think quickly and act calmly and wisely in a situation of danger and surprise, you can use these lines as it is in two kind of questions. पहला क्वेश्चन अगर आता है आपको अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑसिबल, तो आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो कि ऑसिबल वाज अ वेरी स्मार्ट सीक्रेट एजेंट बिकॉज ही वाज एबल टू यूज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड एक्ट कामली एंड वाइसली इन अ सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड सरप्राइज. क्लियर. सेकेंड टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू फील कि जो क्वालिटीज़ हैं अबाउट द ऑसिबल, उस तरीके के क्वेश्चन में भी आप ये आंसर कर सकते हो. एंड ऑल्सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन कि व्हाट यू गेट टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट इज द थीम और व्हाट इज द मॉरल मैसेज जो राइटर आपको देना चाहते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो वहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो कि वी गेट टू लर्न दैट इन एनी डेंजरस सिचुएशन और एनी शॉकिंग सिचुएशन वी शुड बी एबल टू यूज आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड थिंक क्विकली एंड कामली सो दैट वी कैन फाइंड द सॉल्यूशंस टू गेट rid of the problem. क्लियर. तो आप ये लाइंस जो हैं एज इट इज यूज कर सकते हो आपके इन टाइप के क्वेश्चंस में. डन. ओके, लेट्स जस्ट मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नाउ. गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस और नरेट अ स्टोरी विच शोज समवन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि जिस तरीके से ऑसिबल ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया है, उसी तरीके से आप भी कोई स्टोरी बताइए कि किस तरीके से किसी ने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया हो अपना एंड देन वो डेंजरस सिचुएशन से बाहर आ पाए हो. नाउ एवरीबडी कैन हैव देयर ओन आंसर्स. आप अपने हिसाब से कोई भी सिचुएशन अगर आपके पास है, यू कैन मेंशन दैट एक्सपीरियंस इन दिस आंसर. क्लियर. ऑलराइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. This story refers to the play If I Were You. अब यहाँ पर एक रियलिस्टिक सा आंसर दिया गया है कि ये स्टोरी आई किस में से है. तो एक प्ले है जिसका नाम है If I Were You और उससे ही ये स्टोरी जो है आपको गिवन है. तो हम क्या करेंगे, इस प्ले में जो भी कैरेक्टर है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि ये आया कहाँ से है. ठीक है. स्टोरी. इफ यू हैव योर ओन एक्सपीरियंस यू कैन डेफिनेटली मेंशन इन दिस आंसर. A criminal held Gerard as a hostage. तो यहाँ पर ये प्ले में ऐसा होता है कि कोई क्रिमिनल है और वो जो मेन कैरेक्टर है जेरार्ड उसको हॉस्टेज यानी उसको कैदी बना के रखता है. However, Gerard treated the criminal as a guest and trapped him with his confidence. बट यहाँ पर ये जो जेरार्ड है वो जैसे नॉर्मली कोई भी हॉस्टेज जो है डर जाएगा, फ्राइटेंड होगा, राइट. वो ही वुड बी क्राइंग दैट हॉस्टेज वुड गिव अप एवरीथिंग कि हाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट. गिव अप होप. बट यहाँ जेरार्ड जो है वो क्या करते हैं, वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हैं एंड ही ट्रीट्स क्रिमिनल एज अ गेस्ट. जैसे बहुत पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं वो क्रिमिनल को और वो जो है अपने कॉन्फिडेंस में उसको ले लेते हैं. किसको? क्रिमिनल को. He convinced the criminal to run away as the police is behind him. और यहाँ पर पूरी जो स्टोरी है वो तो इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, बट जो ये हॉस्टेज है यानी जेरार्ड है वो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ जस्ट द वे ऑसिबल डिड वो जो है जो क्रिमिनल है उसको कन्विंस कर लेते हैं कि पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है तो यू जस्ट रन अवे, लाइक आई एम सपोर्टिंग यू, यू जस्ट रन अवे फ्रॉम द पुलिस. He told the criminal to run through the exit door, which was actually a cupboard door. और वो जो है उसको क्रिमिनल को बोलते हैं कि तुम जो हो ये एग्जिट डोर है, इस डोर से तुम बाहर जा सकते हो तो तुम इसके थ्रू भाग जाओ. बट वो होता क्या है, वो कोई एग्जिट डोर नहीं होता, वो एक कबर्ड, एक अलमीरा का डोर होता है. The criminal blindly followed Gerard's instructions and tried exiting through the door, but was eventually trapped in the cupboard. और at the end क्या होता है कि ये जेरार्ड जो है he had the skills the same way Oswald had the skills, कि वो कॉन्फिडेंस से ट्रैप कर लेते थे किसी को भी. सेम वे में जेरार्ड ऑल्सो had these skills कि जिससे उन्होंने क्रिमिनल को कन्विंस कर दिया कि there is a exit door and you can just run away from through that door. तो वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं वो होता क्या है भाई, वो एक कबर्ड डोर है तो दैट क्रिमिनल गेट्स trapped in it. Clear? तो this is a experience जिस प्ले से ये स्टोरी आई है उसके बारे में. If you have a real experience related to this या फिर आपको ऑलरेडी कोई स्टोरी पता है, you can mention this. Clear? All right. Next is discuss what you would do in the situations described below. अब आपको कुछ certain situations दिए हैं और आपको ये बताना है कि अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो आप क्या करोगे. Remember that presence of mind comes out of a state of mental preparedness. अब जैसे हर कोई क्यों नहीं होता ऐसे पर्सन जिसके पास इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, हर कोई ऐसा क्यों नहीं होता जो सिचुएशन के साथ इतना पॉजिटिवली डील कर लेता है.
क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल प्रिपेयर्डनेस कितनी है। क्या आप ऑलरेडी तैयार हो कि हाँ लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन आएगी तो मैं जो हूँ उसको बहुत ध्यान से कामनेस के साथ अपने दिमाग के साथ डील करूंगा उसके साथ, राइट। इफ यू आर प्रिपेयर्ड लाइक दिस फॉर एवर तो फिर तो आप इस तरीके से डील कर सकते हो सिचुएशन के साथ। बट आप ऐसे हो कि भाई जो भी होगा देखा जाएगा सॉर्ट ऑफ, या फिर आपने कभी सोचा ही नहीं कि कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी तो मैं क्या करूंगा, तो फिर क्या होगा एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑब्वियस है आप जो हो नॉर्मली जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे नर्वस हो जाओगे, डर जाओगे, यू वुड गिव अप, राइट। तो यहाँ पे वही चीज बोली है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो मेंटल प्रिपेयर्डनेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि आप जितना मेंटली प्रिपेयर्ड हो उतना ही प्रेजेंस ऑफ माइंड शो कर पाओगे। क्लियर? If you have thought about possible problems or dangers and about how to act in such situations, you have a better chance of dealing with such situations if they do arise. यानी अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो कि सपोज मेरी लाइफ में ऐसी कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाती है, कभी आई एम जस्ट ड्राइविंग समवेयर, पेट्रोल खत्म हो जाता है, वहाँ कोई दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है तो मैं क्या करूँगा, सॉर्ट ऑफ ऐसी कुछ सिचुएशंस फॉर एन एग्जांपल मैंने बताई। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशंस के बारे में आप ऑलरेडी प्री प्लान्ड हो, अपने दिमाग में आपने प्रिपेयर करके रखा है कि अगर ऐसी कोई डेंजरस सिचुएशन आएगी तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, तो डेफिनेटली फिर वहां पे आप एक्ट कर भी पाओगे वैसे, राइट। बट अगर आप ऐसे हो कि भाई जो भी लाइफ देगी मैं उस तरीके से रिएक्ट करूंगा, तो फिर क्या होगा, बहुत कम चांसेस है, बहुत मिनिमल चांसेस है कि आप इस तरीके से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड शोकेस कर पाओगे। तो ऐसे ही हमको कुछ सिचुएशंस दी हैं, वील सी दो सिचुएशंस कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करोगे। सो इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस तो फिर आपको क्या होगा भाई, ईजी हो जाएगा उन सिचुएशन के साथ डील करना, इफ इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेक सम टाइम एंड टेल यू कि जैसे हम स्कूल में हमें अर्थक्वेक्स के बारे में बताया जाता है कि कभी अर्थक्वेक आए या भूकंप आए तो आपको क्या करना है, टेबल के नीचे छुप जाना है, राइट। तो ये सब चीजें जो हैं आपको क्यों बताई जाती हैं, सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऐसी सिचुएशन भी लाइफ में आ सकती है। क्लियर? ऑलराइट, सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट सिचुएशन जो हमें गिवन है। अ स्मॉल फायर स्टार्ट्स इनटू योर किचन। गलती से आपके किचन में छोटी सी आग लग गई है तो फिर आप क्या करोगे। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। When a small fire breaks out in the kitchen, it is advisable to use a blanket and put over the fire to shut out the air. अब देखो हमें पता है कि फायर जो है वो और ज़्यादा बोल सकते हो तेज हो जाती है जब उसको एटमॉस्फेयर से पूरी एयर मिलती है। देयर इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, विल नॉट गो इनटू इट। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इफ़ अनफॉर्चुनेटली छोटी मोटी आग लग जाती है किचन में, वी आर एडवाइज्ड कि आप कोई ब्लैंकेट लाएं और उसको उस फायर के ऊपर रख दें ताकि एयर जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो और फायर जस्ट गोज ऑफ। If the fire is not due to an electrical problem, water can be thrown on it. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इलेक्ट्रिकल रीजन नहीं है, किसी इलेक्ट्रिकल वायर या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से नहीं लगी है आग, कोई और रीजन है, तो आप उस पर पानी भी डाल सकते हो to just extinguish it. If it is due to a short circuit, electricity must be disconnected immediately from everything in the kitchen before taking any other measure. बट सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, किचन में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, बहुत सारे स्विचेस हैं, तो अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई इलेक्ट्रिकल रीजन है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो हैं वो बंद करने हैं उसी वक्त, फ्रॉम एवरीथिंग इन द किचन बिफोर टेकिंग एनी अदर मेजर, एंड देन यू कैन जस्ट टेक दी अदर स्टेप, क्योंकि जो रीजन है, पहले जो रूट कॉज है उसको आपको खत्म करना है, एंड देन यू कैन मूव ऑन विथ अनदर स्टेप। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आपको पता रहेगा ऑलरेडी कि इफ गलती से अनफॉर्चुनेटली कभी छोटी मोटी फायर लग जाती है तो आप क्या करोगे, तो देन you will be ready, otherwise you will be like मैं क्या करूँ, you will panic, right? So this is the way you should always try to think about different situations in your life कि अगर ऐसा होगा तो फिर मैं किस तरीके से डील करूँगा या करूँगी। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट सिचुएशन हमें गिवन है, a child starts to choke on a piece of food. अब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ऑब्वियसली नहीं पता होता कि हमें धीरे खाना है, जल्दी जल्दी नहीं खाना, तो what they do is they just swallow a very big piece of food, या फिर बहुत जल्दी से वो खा लेते हैं तो खाना अटक जाता है। That is what is meant by choke on a piece of food. अब वो छोटा बच्चा है तो he can definitely not tell you कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो how you will deal with the situation, how you will make the child feel comfortable so that he can get rid of that problem. Let's answer this question. The child's back must be rubbed and thumbed slowly until the piece of food stuck is vomited out. तो सबसे पहली चीज आपको बैक रब करना है बच्चे का, ठीक है। सो इफ यू स्टार्ट रबिंग एट द बैक ऑफ द चाइल्ड, या फिर थोड़ा बहुत पुश कर रहे हो, थम कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, जब तक वो पीस ऑफ जो फूड जो अटक गया है जिसकी वजह से चोकिंग हो गई है, वो जैसे ही वॉमिट आउट हो जाएगा, देन
the problem is solved. So first of all, you should try to rub the back of the child. However, in case the child finds difficulty, the child should be given trained medical aid immediately. But आपको लगता है इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो you should not waste your time. You should take that child as soon as possible to the hospital and consult a doctor, medical aid, ताकि doctors can just find a solution right there. Clear? तो आपको क्या करना है? First of all, you have to rub the back of the child, and if you find कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो as soon as possible आपको क्या करना है? Hospital लेके जाना है उस बच्चे को. Clear? All right. Next is an electrical appliance starts to hiss and gives out sparks. कोई electrical appliance है उससे out spark यानी कि sparking हो रही है जो बोलते हैं ऐसे sparks निकल रहे हैं, चिंगारी निकल रही है जो आप बोलते हो, तो फिर आप क्या करोगे, किस तरीके से डील करोगे कि वो जो छोटी मोटी आउट स्पार्किंग हो रही है वो बंद हो जाए एंड यू डू नॉट जस्ट गेट इंडल्ज्ड इनटू अ बिगर प्रॉब्लम. क्लियर? ऑलराइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. So electricity to the appliance should be immediately disconnected. Out sparking हो क्यों रही है? Because there is a electrical connection, right? तो अगर आप उस connection को ही बंद कर दोगे तो definitely उसको वो power ही नहीं मिलेगी, right? तो सबसे पहले आपको वो जो appliance को electricity मिल रही है जिस भी board से, वहाँ पर आपको बंद करना है, वो switch off करना है. If it is plugged into a socket, the plug must be removed from the socket. अगर किसी socket में plug है, plugged in है, ठीक है, वो जो अप्लायंस है वो किसी भी सॉकेट में उसकी वायर लगी हुई है, तो आपको सबसे पहले वो प्लग बाहर निकालना है. लेटर एन ऑथराइज्ड पर्सन शुड बी कॉल्ड टू रिपेयर द अप्लायंस एंड चेक थरोली बिफोर यूजिंग इट अगेन. और फिर ऑब्वियसली आपने ये तो हटा ही दिया सॉकेट से, तो फिर इतनी ज़्यादा आउटस्पार्किंग नहीं होगी. देन आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन जो भी कंसर्न पर्सन है उसको बुला सकते हो एंड यू कैन टेल द पर्सन कि ऐसा ऐसा हुआ था, सो दैट पर्सन कैन चेक द अप्लायंस ऑल्सो, द सॉकेट ऑल्सो, द कंप्लीट कनेक्शन. और फिर एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं, एंड देन यू कैन जस्ट मूव ऑन टू यूज दैट अप्लायंस. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज अ बाइसिकल नॉक्स डाउन अ पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन यानी कि जो वॉक कर रहा है, ठीक है, द पर्सन हु इज वॉकिंग, और उसको किसी बाइसिकल ने नॉक डाउन कर दिया, तो हाउ यू विल हेल्प दैट पर्सन. क्लियर? ऑलराइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू द पेडेस्ट्रियन एट once. डेफिनेटली अगर आप कोशिश कर सकते हो कहीं ना कहीं से फर्स्ट एड लाने की, तो आप वो यूज करो टू हेल्प दैट पेडेस्ट्रियन. व्हाट एल्स यू कैन डू इज पब्लिक हेल्प में ऑल्सो बी आस्क्ड इफ नेसेसरी. आपको लगता है आप अकेले नहीं कर पा रहे हो हैंडल, तो वहां पे जितने भी लोग हैं जो पब्लिक है उनसे आप मदद मांग सकते हो कि दैट पर्सन कैन कम एंड हेल्प यू, कि आप किस तरीके से उस पेडेस्ट्रियन की हेल्प कर सकते हैं. If the person has a major injury, he or she should be rushed to the hospital immediately. And obviously अगर बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरी आ गई है तो you should not waste time, right? We never know कि क्या हो रहा है internal इंजरी में, तो आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके you can take anybody's help, और if you are only aware या फिर आपके पास ही facility है कि you can take that person to hospital, just take that step. Clear? All right. नेक्स्ट इज इट रेन्स कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 24 आवर्स. अगर बारिश जो है वो पूरे दिन पड़ रही है बिल्कुल कंटिन्यूसली, कोई भी इंटरप्शन या हॉल्ट नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं लगा है बारिश को, तो क्या करोगे. अब 24 आवर्स तक अगर बारिश हो रही है तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, जितनी ज़्यादा बारिश होगी फ्लड्स आ सकते हैं, राइट, बाढ़ आ सकती है. तो फिर आप किस तरीके से डील करोगे उस सिचुएशन से. लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. सो एक्सेसिव रेन्स कैन कॉज फ्लड्स. डेफिनेटली जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं फॉर फ्लड्स, फॉर बाढ़ आने के. क्लियर? सो ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर सेविंग वेरियस पोजेशंस शुड बी टेकन. वी नो फ्लड्स का इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि इट जस्ट टेक्स एवरीथिंग विद इट, राइट. वो बिल्डिंग हो, आपकी चीज़ें हो, आप खुद हो, राइट, तो फ्लड कैन टेक यू एनीवेयर. तो ये जो है सबसे पहली स्टेप आपको पता होना चाहिए, हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर पोजेशंस, योर ओनिंग्स. The concerned authorities must be informed for necessary action, and then definitely we have number for each and every department, right? तो जितनी कोशिश हो सके जो भी concerned department है वहाँ पे आप inform कर दो कि see it has been raining for 24 hours, for more than 24 hours, and we should try to take some measures so that we are prepared कि भाई क्या condition आगे होने वाली है या फिर कुछ unfortunate ना हो जाए, उससे पहले ही we are prepared with necessary measures. Clear? All right. Next is
A member of your family does not return home at the usual or expected time. You may suggest other such situations. अब लास्ट सिचुएशन आपको क्या दिया है कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर है जो टाइम पे नहीं आया है या फिर बहुत देर हो गई है, तो क्या करोगे? ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, हम उस जगह कॉल करके पूछते हैं जहाँ पर वो कंसर्न मेंबर गया हो, या फिर उनके फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग्स, यानी जो भी उनको जानते हैं, नोन पीपल, उनको कॉल करके हम इंक्वायर करते हैं कि वो पर्सन आपके यहाँ पर है या नहीं. इफ़ यू फील कि वो पर्सन से कोई भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा, नोबडी नोज कि वो कहाँ गए हैं, तो डेफिनेटली लास्ट क्या होता है, आप FIR फाइल कर सकते हो, आप पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कर सकते हो कि दिस कंसर्न पर्सन ऑफ आवर फैमिली इज मिसिंग. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. Just in case a family member does not return home at the usual time, we should inquire at the place where he or she might have visited. Very first चीज़, जहाँ पे भी वो गए थे वहाँ पे आपको इंक्वायर कर लेना चाहिए कॉल करके या जाकर कि वो पर्सन जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं वहाँ प्रेजेंट है या नहीं. If there is no result from these inquiries, it is advisable to inform local police and file a first information report, जिसे आप FIR कहते हो, and seek help in tracking the person. ऑब्वियसली अगर आप कोई भी कोशिश कर रहे हो, इंक्वायरी से कुछ हो नहीं रहा, तो लास्ट जो आपके पास हेल्प बचती है वो क्या है कि आप जो कंसर्न लोग हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में एक FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है आप लॉन्च कराएं, और फिर वो जो है आपकी हेल्प करेंगे टू फाइंड दैट पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली. क्लियर? ऑल राइट. So with this we come to an end of NCERT questions. I hope you understood each and every answer. वो भले चैप्टर से रिलेटेड है, वो जनरल सिचुएशन से रिलेटेड है. So we are all clear with all the question answers which have been asked from us, जो इस चैप्टर में given है. Now in the next video we will try to solve certain extract based questions based on each and every paragraph जो भी इस चैप्टर में given है. Till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.